Let's start the second part of the antiviral drugs. तो लास्ट टाइम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, एंड हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द रेप्लिकेटिव साइकिल ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, मैंने आपको ये भी बात बता दी थी कि क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्यों एंटीवायरल पढ़ने के लिए जो वायरल्स हैं उनका रेप्लिकेटिव साइकिल पता होना चाहिए। अब हमने आगे जो है वो पढ़ना है कैसे किन किन डिजीज़ के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस है ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। जो हार्पेस वायरसेस होते हैं दे आर ऑफ 7 कैटेगरीज, जिसमें हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 आ जाता है, हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 आ जाता है, एप्स्टेन बार वायरस आ जाता है, साइटोमेगैलो वायरस आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो ह्यूमन हार्पेस वायरस 6 और 8 आ जाते हैं, एंड वेरिसिला जोस्टर वायरस आ जाता है। हम यहाँ पर हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की बात कर रहे हैं। जो हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होता है इसकी दो टाइप्स हैं, 1 एंड 2। जो 1 होती है ना वो अबव वेस्ट लेजन्स कॉज करती है। अब इसमें ट्रंक भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफन इसमें जो होता है वो माउथ इन्वॉल्व होता है और फेस इन्वॉल्व होता है। और वायरस टाइप 2 होती है, ये मोस्ट कॉमन जो जेनिटल एरिया होता है वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि नियोनेटल हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन भी हो सकती है, जो कि हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की वजह से होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो होती है ये इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर टू द फीटस पास ऑन कर जाती है, जिसकी वजह से नियोनेटल हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि एक जो नियोनेट होता है, बच्चा जो होता है ना, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, उन दोनों के अंदर, ये दोनों जो एज ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। तो उनके अंदर अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसको क्योर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन दैम, और उसको क्योर करना मुश्किल होगा तो मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अब आप इस फिगर में देख सकते हो, इस पिक्चर में उन्होंने आपको दिखाया हुआ है ये माउथ के अंदर जो लेजेंस बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है, ये इस चीज़ की इन्फेक्शन है HSV1 और यहाँ पर भी आप देखोगे ये वेसिकल्स बनी हुई है, बेसिकली वेसिकुलर इन्फेक्शन होती है ये। और अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर आपको अनदर पिक्चर, ये देखो ये लिप्स के पास बनी हुई है, ओरोलेबियल हर्पीस है ये। अब आगे आप लोग देखो तो यहाँ पर आप और पिक्स देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर देखो ये भी माउथ में जो लेजेंस बनी हुई हैं, ये क्या है, ये इस चीज़ को शो कर रही हैं कि ये HSV1 इन्फेक्शन है, और ये इसकी टिपिकल मैनिफेस्टेशन होती है। फिर आप यहाँ पर देखो तो ये जेनिटल हर्पीस है, जो कि HSV2 की इन्फेक्शन होती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं वेरिसिलस जोस्टर इन्फेक्शन। अब यहाँ पर आप देखो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हार्पिस की बात करते हैं तो उसमें हम दो मेन कैटेगरीज बना देते हैं। एक वो होती हैं जो कि वेरिसिला जोस्टर वायरस और जो हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शंस होती हैं उनके लिए हम ड्रग्स दे रहे होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, और फिर एक ग्रुप वो होता है जो कि साइटोमेगैलो वायरस के लिए होता है। तो अब हम देखते हैं कि वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आप देखो कि जो वेरिसिला जोस्टर होता है ना, ये बेसिकली जो सेंसरी गैंग्लियाज होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इसकी जो इन्फेक्शन होती है ना, वो जो सेंसरी एरियाज होते हैं ना उनके अलोंग अलोंग हो रही होती है। मतलब कि अगर एक नर्व है तो उसका जो भी रूट होगा ना उसके अलोंग हमें उसकी इन्फेक्शन देखने में मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलोंग द रूट ऑफ द नर्व इन्फेक्शन है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी अलोंग द रूट एक पार्टिकुलर रास्ता आपको एक पाथ नज़र आ रहा होगा जहाँ पर इन्फेक्शन हुई होगी। अब हम आगे देखें तो अब हमने देखना है कि इनका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो ड्रग्स देते हैं वो हम ओरली दे सकते हैं। ओरली हम एसाइक्लोविर दे सकते हैं, वेलासाइक्लोविर दे सकते हैं, एंड फेमसिक्लोविर दे सकते हैं। फिर बात आती है आईवी फॉर्मुलेशंस की, जिसमें आप एसाइक्लोविर दे सकते हो, फोस्कार्नेट दे सकते हो। उसके बाद आ जाती हैं वो ड्रग्स जो कि आप दे रहे होते हो टॉपिकली, जिसमें एसाइक्लोविर आप दे सकते हो, आप पेंसिक्लोविर दे सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना आपने याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली बात यह है कि जो फेमसिक्लोविर है उसको आप कहाँ दे रहे हो, ओरली दे रहे हो, और जो टॉपिकल है उसमें आप क्या दे रहे हो, पेंसिक्लोविर दे रहे हो, और जो फोस्कार्नेट है उसको आप आईवी के जरिए दे रहे हो। बाकी आप देखो कि जो एसाइक्लोविर है उसको आप तीनों वेज के जरिए दे सकते हो। तो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू आएगा तो आपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर ए साइक्लोविर नहीं दिया हुआ तो अब आपने देखना है कि हम कैसे दे रहे हैं। फिर
अगर ओरल आ गया और आपको एसाइक्लोविर नहीं दिया हुआ तो फिर आपने फेमसिक्लोविर की तरफ जाना है। टॉपिकल आ गया तो पेंसिक्लोविर की तरफ जाना है। आईवी आ गया तो फोस्कारनेट की तरफ जाना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं ड्रग्स। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेसिकली ड्रग्स का। तो जो ड्रग्स होती हैं इनका काम ये होता है कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करती हैं। यहाँ पर हम दो ग्रुप्स बना देते हैं। एक वो होते हैं जो कि एसाइक्लिक गुआनोसिन एनालॉग्स होते हैं, जिसमें आपके पास एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमसिक्लोविर एंड पेंसिक्लोविर आ जाती है। और फिर वो होते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें फोस्कारनेट आ जाती है। अब यहाँ पर आप गौर से देख लो कि फोस्कारनेट को हमने बिल्कुल अलहदा से ग्रुप में किया है। क्यों अलहदा से ग्रुप में किया है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। अब यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले ए साइक्लोविर की बात कर लेते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये एक ए साइक्लिक गुआनोसिन एनालॉग है। इसके नेम से आपको पता चल रहा है ए साइक्लोविर ए साइक्लिक है, ठीक है, और गुआनोसिन एनालॉग है। तो अब यहाँ पर ये कैसे काम करती है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड वेरिसिलर जोस्टर वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकें। ये 10 टाइम्स मोर पोटेंट है अगेंस्ट द HSV देन द वेरिसिलर जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कुड कम इन द MCQ। ये हाईली सिलेक्टिव है, एक्सट्रीमली सेफ है। अब इसका क्या मतलब है कि ये हाईली सिलेक्टिव है और एक्सट्रीमली सेफ है? इसका मतलब ये है कि जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस इन द एंटीवायरल ड्रग थेरेपी, वो ये होता है कि जो एंटीवायरल्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो नॉर्मल रेप्लिकेटिव पाथवे के ऊपर ही एक्ट कर रही होती है। क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो अपना कोई पाथवे नहीं आकर बनाते बॉडी के अंदर। वो क्या करते हैं कि वो जो नॉर्मल रेप्लिकेटिव पाथवे होता है उसी को यूज करके रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। होस्ट सेल के अंदर इन्वेट करते हैं, होस्ट सेल के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाते हैं और फिर उसी नॉर्मल रेप्लिकेशन के पाथवे के जरिए रेप्लिकेट हो रहे होते हैं और एंजाइम्स भी वही यूज हो रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कोई ऐसी ड्रग डिजाइन करें जो कि सिर्फ वायरस को जाकर अटैक करे, वो होस्ट सेल को जाकर अटैक ना करे। ऑफन क्या होगा कि अगर हम कोई ड्रग देंगे रेप्लिकेशन को रोकने के लिए तो वो वायरस के साथ साथ जो होस्ट सेल है यानी कि जो ह्यूमन सेल है उसको भी अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। अब ए साइक्लोविर के बारे में यह है कि ये हाईली सिलेक्टिव है। व्हाई इट इज हाईली सिलेक्टिव? ये हाईली सिलेक्टिव इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक वायरस स्पेसिफिक एंजाइम होता है, दो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनको ये क्या कर रही होती है, इनहिबिट कर रही होती है। मतलब कि ये सिर्फ वायरस स्पेसिफाइड एंजाइम्स को इनहिबिट कर रही होती है। इसका मतलब है कि ये होस्ट सेल के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती, जिसकी वजह से इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो कम होती है और ये एक रिलेटिवली सेफर ड्रग है। अब यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन से दो एंजाइम्स हैं। इसको जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉपिकल है, इंट्रावेनस एंड ओरल, और ये चीज़ हमने पहले ही देख ली है। अब आगे चलते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि ये एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग है, इसका मतलब है कि इसको एक्टिवेशन रिक्वायर है। इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है? वायरल स्पेसिफाइड काइनेज होता है जो कि इसकी फोस्फोराइलेशन करता है। अब आपको पता है फोस्फोराइलेशन काइनेजेस कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो काइनेज है वो वायरल एंजाइम है, ठीक है, वो ह्यूमन का एंजाइम नहीं है। और जो ए साइक्लोविर है वो इस एंजाइम के ऊपर जाकर एक्ट करता है। क्योंकि वो ह्यूमन का एंजाइम नहीं इनहिबिट करता तो ह्यूमंस के अंदर टॉक्सिसिटी देखने में नहीं आती। अब ए साइक्लोविर क्या करेगा, ये सबसे पहले मोनोफॉस्फेट में, फिर डाई में, फिर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेगा, वायरल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। कैसे करेगा? दो मैकेनिज्म्स के जरिए। अब आपको पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो जीटीपी लगता है दैट इज द डीऑक्सी जीटीपी। और हम बात करें ए साइक्लोविर की, जिसके बारे में हमने कहा कि ये एक गुआनोसिन एनालॉग है। ये क्या करता है, ये जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, अब आपको पता है कि जो डीऑक्सी जीटीपी इज द सबस्ट्रेट फॉर द वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या करेगा, ये उसके जाकर कंपीट करेगा। जब ये कंपीट करेगा, अब आपको पता है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसे होगी कि ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर जाकर कंपीट करेगा। जब ये गुआनोसिन एनालॉग लग जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और क्या होगा कि जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इनहिबिटेड हो जाएगा क्योंकि एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि ऐसा क्यों होता है कि ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा होता। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो एक नॉर्मल डीऑक्सी जीटीपी होता है उस पर 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है जो कि आगे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में मदद दे रहा होता है। जब
इसके अंदर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता जो गुआनोसिन एनालॉग्स होते हैं। तो क्या होगा कि वो आगे बना ही नहीं सकता बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटेड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये चेन टर्मिनेशन कॉज कर देता है। चेन टर्मिनेशन कैसे कॉज करता है? देखो, अगर ये वायरल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, तो अब क्योंकि ये क्या नॉर्मल है, ये आगे बॉन्ड नहीं बना सकता, तो जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो आगे जो चेन है उसकी एलोंगेशन ही नहीं होगी और चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द कैटजन, इसको आप याद रखो। और इसको हमने क्वेश्चन अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का आता है तो यू कैन सिंपली राइट दिस फिगर और आपको इससे भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ए साइक्लोविर, पेंसिक्लोविर और गैंकीक्लोविर, इन सब को जो होगा ना, सबसे पहले ये प्रो ड्रग्स हैं, इन्होंने कन्वर्ट होना है इनटू मोनोफॉस्फेट। और कैसे कन्वर्ट होंगी? वायरस स्पेसिफाइड एंजाइम थायमिडीन काइनेज के जरिए। तो अब यहाँ पर क्या है देखो, और ये जो UL97 है ये बेसिकली यहाँ पर इसका जीन है। ओके, तो अब क्या होगा कि जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ से जो होस्ट का काइनेज होगा वो इसे डाइफॉस्फेट में, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट, अब ये दो तरीके से जा सकती है। Either it could competitively inhibit the viral DNA polymerase, which result in the inhibition of the viral DNA synthesis, or either it will incorporate into the viral DNA and causes the chain termination. यहाँ पर कुछ ड्रग्स और लिखी हुई हैं, जैसे ट्राइफ्लोरिडीन एंड सिडोफोविर। अब देखो, जो ट्राइफ्लोरिडीन एंड सिडोफोविर है, इनका क्या एडवांटेज है? इन्होंने इस जो स्टेप था ना उसको बाईपास कर दिया। अब ये इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। देखो, इसको जो है ना वो वायरस काइनेज नहीं चाहिए एक्टिवेशन के लिए। इसका मतलब है इसको होस्ट काइनेज चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये होस्ट सेल के अंदर भी जाकर एक्टिवेट हो जाएंगी, जो ट्राइफ्लोरिडीन और सिडोफोविर है। जबकि जो ए साइक्लोविर है वो सिर्फ जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर जाकर एक्टिवेट होगी, क्योंकि इसको जो एंजाइम चाहिए वो सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर मौजूद होगा। दैट्स वाई ए साइक्लोविर जो होगी वो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, जबकि जो ट्राइफ्लोरिडीन और सिडोफोविर है ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। इसके अलावा आप देखो, फोर्स कार्नेट के बारे में भी ने दिखा रहा है कि जो फोर्स कार्नेट है वो कौन से, वो बाकी सारे स्टेप्स को बाईपास करके इसी स्टेप के ऊपर एक्ट कर रही है, ट्राइफॉस्फेट से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाले स्टेप के ऊपर। तो ये यहाँ पर आपने याद रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द ए साइक्लोविर की फार्माकोकाइनेटिक्स। जब ए साइक्लोविर की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो जो ए साइक्लोविर होती है इसको आप ओरली भी दे सकते हो, आईवी भी दे सकते हो, टॉपिकल रूट्स के जरिए भी दे सकते हो, और ये हमने पहले भी देख लिया कि इसको हम तीनों तरीके से दे सकते हैं। ये जो ड्रग होती है वो पूरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, CSF क्रॉस कर सकती है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, ये चीज़ हमने याद रखनी है फार्मा में, कि हर वो ड्रग जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे CNS में एंटर हो सकती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो CNS जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। और जब हम हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो इंकेफेलाइटिस भी कॉज करता है। तो जो इंकेफेलाइटिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रग है वो ब्रेन के अंदर एंटर हो, और वो ब्रेन के अंदर एंटर कब होगी? जब उसकी पेनिट्रेशन अच्छी होगी। उसके बाद ए साइक्लोविर जो होती है वो मेटाबोलाइज होकर एक इनएक्टिव प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो यूरिन के जरिए हो रही होती है। अब क्योंकि यूरिन के जरिए हो रही है तो हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर ए साइक्लोविर को नहीं देंगे जिनके अंदर रीनल फेलियर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ड्रग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और टॉक्सिसिटी कॉज करना लग जाएगी। अब आगे आ जाते हैं इसकी रेजिस्टेंस की तरफ। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्यों होगी? क्योंकि ये दो एंजाइम के ऊपर काम कर रही थी, थायमिडीन काइनेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर जो वायरस है वो किसी तरह की म्यूटेशन ले आता है इन दोनों एंजाइम्स के अंदर, तो क्या होगा कि वो जो पर्सन होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। और वो यूजुअली ये किस में होगा? ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होंगे उनके अंदर होगा। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की जब हम बात करते हैं ना, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में क्या क्या आ सकता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स होते हैं वो आ सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में HIV, जिनके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होते हैं वो आ सकते हैं, जैसे स्किड इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। इसके अलावा इसमें एज ग्रुप्स भी आ सकते हैं। अब जो बच्चे होते हैं और जो होते हैं ओल्डर पीपल, दे आर रिलेटिवली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर यंगर, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं ए साइक्लोविर के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। तो जो ए साइक्लोविर है इसको आप जेनिटल हर्पिस के लिए दे रहे होते हो फॉर 1 to 2 days। और अगर देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पर इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो ड्रग होती है ना, इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स होता है उसको शॉर्टन कर देता है बाय द 2 days, और जो हीलिंग टाइम है उसको 4 days, और जो वायरल शेडिंग का टाइम है उसको बाय 7 days शॉर्टन कर देता है। अब वायरल शेडिंग क्या होती है? वायरल शेडिंग इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द वायरस कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
तो वायरस जो है उस टाइम पीरियड में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, जिससे वो जो इन्फेक्शन होती है वो मैस फॉर्म में स्प्रेड हो सकती है। तो उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए भी हम एसाइक्लोविर देते हैं। जो एसाइक्लोविर होगी वो उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करेगी। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर देखा कि जो वेरिसीला जोस्टर वायरस होता है वो लेस ससेप्टेबल होता है इस ड्रग से। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि जो एसाइक्लोविर होती है इसका जो एक्शन होता है वो 10 टाइम्स मोर होता है ऑन HSV एज कम्पेयर टू द वेरिसीला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। फिर आपने यहाँ पर देखा कि इसको हम प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको। क्यों देंगे? क्योंकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर हैं। जब वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर है तो वो प्री डिस्पोज हो जाते हैं टू द इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसलिए हम उनको प्रोफाइलेक्टिकली देंगे ताकि हम उन्हें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। और हम ये जो प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट होगा ये बेसिकली हम उन ड्रग्स उन डिजीज़ के अगेंस्ट दे रहे होते हैं जो मोस्ट कॉमनली जो है वो अपीयर हो रही होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर। उसके बाद आप देखो कि ये रीएक्टिवेशन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब हम हर्पिस वायरसेस की बात करते हैं तो हर्पिस वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि लेटेंट फेज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर वायरसेस आर नॉट विरुसिडल, हम वायरसेस को किल नहीं कर रहे होते। जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये विरुस्टैटिक हैं, ये सिर्फ वायरसेस की ग्रोथ को रोक रही होती हैं। ठीक है, तो जो वायरस होता है वो रीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, और ये उसकी रीएक्टिवेशन को प्रिवेंट कर रही होती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसको ड्रग ऑफ द चॉइस के तौर पर दिया जाता है अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स इनकेफेलाइटिस हो जाए या नियोनेटल HSV इन्फेक्शन हो जाए और जो सीरियस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शंस होती हैं। फिर आपने यहाँ पर देखा कि हम इन्हें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग होते हैं उनके अंदर दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हम उन्हें क्यों, पहले तो हमने देखा कि प्रोफिलैक्टिकली दे रहे हैं, अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हम दो तरह से दे रहे हैं। एक तो हम उन्हें प्रैक्टिकली दे रहे हैं, प्रोफिलैक्टिकली हम उन्हें इस वजह से दे रहे हैं ताकि जो है वो उनके अंदर डिजीज़ ना हो जाए अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उन्हें इसलिए दे रहे होते हैं ताकि हम डिसेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। अब देखो पहले तो हमने उनको प्रोफिलैक्टिकली दिया बचाने के लिए, अब बाद में हम जो दे रहे हैं ना डिसेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ये हम तब दे रहे हैं जब उनके अंदर इन्फेक्शन हो गई है। अब देखो जो इन्फेक्शन होती है ना वो अगर सिस्टेमिकली स्प्रेड कर जाए तो वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, और उसके अफेक्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। तो इस वजह से हमने अगर एक इन्फेक्शन हो गई है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके डिसेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम एसाइक्लोविर दे सकते हैं। मतलब एक तो एसाइक्लोविर को आप प्रिवेंशन के लिए दे रहे हो और फिर एसाइक्लोविर को आप फर्दर जो स्प्रेडिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी दे रहे हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ने बताया कि जो एसाइक्लोविर होती है टॉपिकली इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, ओरल थेरेपी इसकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर हम जेनिटल हर्पिस की बात करते हैं तो जो रिकरेंट जेनिटल हर्पिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं अबाउट द एसाइक्लोविर के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो एसाइक्लोविर के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो ये माइनर इफेक्ट्स कॉज करती है जिसमें ये नोजिया, डायरिया, हेडेक कॉज करेगी, ये एलर्जिक टाइप इफेक्ट्स होंगे। उसके अलावा अगर हम आईवी इन्फ्यूजन के जरिए देंगे तो इट कैन कॉज क्रिस्टलाइन नेफ्रोपैथी एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। उसके बाद ये CNS टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है जिसमें डिलीरियम सीजर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो एसाइक्लोविर है इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन है अपार्ट फ्रॉम द माइनर इफेक्ट्स वो ये होते हैं कि ये नेफ्रोपैथी कॉज करती है। अब ये नेफ्रोपैथी कॉज करती है तो क्या होगा कि हमने इसको ऐसी ड्रग्स के साथ नहीं देना जो कि नेफ्रोपैथिक होती हैं। ठीक है, जो नेफ्रोपैथी को इंड्यूस करती हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी आ जाती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाती हैं, पेंटामिडीन आ जाती हैं। ये क्या करेंगी? ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी को बढ़ाती हैं। तो हमने ऐसी ड्रग्स के साथ नहीं देना जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को बढ़ाएंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि ये अब ये को यहाँ पर ने बताया हुआ कि जो प्रोबेन एसिड और साइमिटिडीन है, अब ये इटसेल्फ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं है लेकिन क्या करेंगी ये ड्रग्स जो होंगी ना वो एसाइक्लोविर का जो होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसको प्रोलॉन्ग कर देंगी। कैसे? कि ये उसकी क्लियरेंस को कम कर देंगी। जब ये उसकी क्लियरेंस को कम करेंगी एसाइक्लोविर ज़्यादा देर के लिए ब्लड के अंदर रहेगी और जो पर्सन होगा वो ज़्यादा देर के लिए एसाइक्लोविर से एक्सपोज होगा तो उसकी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कि उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा देर के लिए हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जब हमने बात की ना कि CNS टॉक्सिसिटी कॉज करती है तो यहाँ पर आपको पता है कि ये CSF को क्रॉस कर जाता है, CSF में एंटर हो जाता है तो ये CNS टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसे जिडोफ्यूडिन के साथ देंगे, जिडोफ्यूडिन होती है जो कि HIV में दी जाती है, तो क्या होगा कि ये सोमनेलेंस और लेथार्जी कॉज कर सकती है।
ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके जो दूसरी फॉर्मुलेशन, मतलब कि जो दूसरी इसके ग्रुप की ड्रग्स आ जाती हैं ए साइक्लिक गुआनोसिन एनालॉग्स में, डेट इज द वेला साइक्लोविर। अब जो वेला साइक्लोविर है, देखो इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पर लाया कर है, वी हैव टू रिमेंबर द डिफरेंसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि जो वेला साइक्लोविर है ये क्या करती है, ये 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर प्लाज्मा लेवल अचीव करती है, और इसकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है वो इस लिहाज से अच्छी हो जाती है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी लॉन्गर है। इससे हमें ये बात पता चली कि इट इज़ अ बेटर ड्रग देन द ए साइक्लोविर। पहले तो हम लोग ए साइक्लोविर को ही प्रेफर करेंगे, बट वी कैन गो फॉर द वेलासाइक्लोविर एज वेल। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि इसका एक और एडिशनल इफेक्ट ये होता है कि ये CMV रीएक्टिवेशन के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है हम अभी जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि इनको हम प्राइमरी HSV के लिए दे रहे हैं और वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो वेलासाइक्लोविर है इसको आप CMV रीएक्टिवेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी दे रहे हो, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर। फिर पेंसिक्लोवर की बात करते हो, जिसको हम लोग टॉपिकली यूज़ कर रहे थे। तो जो पेंसिक्लोवर है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पेंसिक्लोवर होती है ये चेन टर्मिनेशन नहीं करती। इट्स एन MCQ पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर जब आप फेमसिक्लोवर की बात करते हो, तो जो फेमसिक्लोवर है इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये प्रो ड्रग होती है और बाद में ये पेंसिक्लोवर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती होती है लीवर के जरिए। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर के जरिए। सो ये था हमारे पास अबाउट द जो ड्रग्स हो रही होती हैं इस्तेमाल इन द। ठीक है, और अगर हम लोग ने इसमें एक क्लास देखी है जो कि क्या थी, जो कि गुआनोसिन एनालॉग्स, और जब हम गुआनोसिन एनालॉग्स की बात करते हैं तो उसमें हमने सारी ड्रग्स देख ली। अब हम आगे देखते हैं डोकोसानोल। अच्छा, अब ये भी ड्रग्स हैं लेकिन इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो आपने याद रखना है कि वो कौन सी क्लास थी, वो गुआनोसिन एनालॉग्स थे। अब डोकोसानोल की जब हम बात करते हैं तो डोकोसानोल जो है इसके नेम से आपको पता चल रहा है, जिसमें भी ओल का वर्ड आ रहा होता है ना, ये अल्कोहल से बिलोंग कर रहा होता है, तो ये कैलिफेटिक अल्कोहल होती है जो कि बेसिकली फ्यूजन इनहिबिटर है। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंशिएट हो गया, ये फ्यूज नहीं होने देता, फ्यूजन नहीं होने देता। जब ये फ्यूजन नहीं होने देता तो वायरस एंटर नहीं हो पाता, और इस तरीके से क्या करता है कि ये उसकी रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर लेता है और हीलिंग टाइम को भी शॉर्टन कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ट्राइफ्लोरिडीन। अब ट्राइफ्लोरिडीन अगेन इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है, फ्लोरी से ही आपको पता चल रहा है कि फ्लोरिनेटेड पायरामिडीन होती है। ये क्या करती है, ये होस्ट और जो वायरल DNA पॉलीमरेज होते हैं उन दोनों को इनहिबिट कर रही होती है, इस वजह से इसका जो यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब जाहिर बात है अगर ये होस्ट के भी DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रही होगी तो इससे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने इसका यूज़ जो होता है वो लिमिट कर दिया। लेकिन फिर भी हम इसको कब यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम इंटरफेरोन अल्फा के साथ यूज़ कर रहे होते हैं अगर ए साइक्लोविर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर ए साइक्लोविर जो है वो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्कार्नेट की। फोस्कार्नेट जो है मैंने आपको बताया था कि आपने फोस्कार्नेट को याद रखना है, बिकॉज इट इज़ द ओनली ड्रग जो कि हमने सेपरेट लिखी हुई थी। क्यों सेपरेट लिखी थी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुआनोसिन एनालॉग, इट इज़ अ पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव। पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव होता है लेकिन करना इसने भी वही है, इसने भी DNA पॉलीमरेज को और RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करना है, बट नॉट जो हमने पीछे पाथवे पढ़ा उसके जरिए नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये करेगा, रिवर्सिबली करता है ये, और ये इस तरीके से जो वायरल RNA और DNA की सिंथेसिस होती हैं उनको इनहिबिट कर देता है। अब यहाँ पर देखो स्पेशल लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एन एंटी मेटाबोलाइट, मतलब कि इट इज़ नॉट अ गुआनोसिन एनालॉग या फिर ये पायरिमिडीन या प्योरीन एनालॉग नहीं है। रेजिस्टेंस क्यों होगी, अगर जो वायरल DNA या RNA जो पॉलीमरेज एंजाइम है अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है तो वो रेजिस्टेंस कॉज कर देगा। उसके अलावा आप इसके यूजेस देखते हैं तो इसको एंड ऑर्गन साइटोमेगालोवायरस डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। बट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट द फोस्कार्नेट इज दैट फोस्कार्नेट इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड इन द varicella zoster virus infection, that is used in the herpes simplex virus infection, and it is used as well in the cytomegalovirus infection. तो आप प्रीवियस वीडियो में देखो, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताई है तो इसमें हमने फोस्कार्नेट को दोनों ग्रुप्स के अंदर लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर देखो कि ये एंड ऑर्गन जो साइटोमेगालोवायरस डिजीज होता है उसके लिए इस्तेमाल कर होते हैं। एंड ऑर्गन डिजीज का मतलब यह है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फेलियर की तरफ लेकर जा रहा होता है, जिसमें रेटिनाइटिस, कोलाइटिस, एसोफेजाइटिस वगैरह ये कॉज कर रहा होता है। इसके अलावा देखो कि इसको अगर ए साइक्लोविर रेजिस्टेंट HSV इन्फेक्शन है और herpes zoster इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर रहे हो। देखो अभी मैंने आपको ब्रीफली पहले ही इसके बता दिए, जब आप क्लासिफिकेशन याद करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली याद कर लेते हो। ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि जो कॉम्बिनेशन होता है गेंकी क्लोवर और फोस्कार्नेट का, इसको दिया जाता होता है साइटोमेगालोवायरस के अगेंस्ट। उसके बाद हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है ओरली, और इसको हमें
इंट्रावेनसली इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छा ये इसकी जो एलिमिनेशन होती है वो रीनल मैकेनिज्म के जरिए ही हो रही होती है। अब यहाँ पर हम लोग इसके एडीआरस देख लेते हैं। तो इट इज़ अ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें सेलिन प्रीलोडिंग करनी पड़ेगी, और हमें ऐसी ड्रग्स के साथ इसका यूजेज जो है वो नहीं करना जो कि नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल रखती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कुड बी एम्फोटेरिसिन बी, पेंटामिडीन आ जाती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, तो उनके साथ हमने इसके यूजेज को अवॉइड करना है। इसके अलावा ये हाइपर कैल्सीमिया कॉज करती है, हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करती है, एंड हाइपोकेलीमिया। अब यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करी है। इट इज़ द जो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है इंपॉर्टेंट वही है। आप लोग ने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम एडीआरस की बात करते हैं तो जो ड्रग है उसका जो एडीआर डिफरेंट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो डिफरेंट एडीआर है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कर रही है। इसके अलावा ज़िडोफ्लुडीन के साथ अगर हम इसे देंगे तो ये एनीमिया कॉज कर देगी। अब आप यहाँ पर देखो कि आपने पढ़ा था कि जब हम एसाइक्लोविर को ज़िडोफ्लुडीन के साथ देते हैं तो वो सोमनोलेंस एंड लेथार्जी कॉज करती है, और जब आप ज़िडोफ्लुडीन को देते हो फोस्कार्नेट के साथ वो एनीमिया कॉज करती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, उसके अलावा ये सीएनएस टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है अगर हम इसे इमीपेनिम के साथ देंगे, और ये इंक्रीज हो जाती है इन ड्रग्स के ज़रिए। सो ये हम लोगों ने पढ़ ली हैं ड्रग्स जो कि हार्पे सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन एंड वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की इन्फेक्शन के लिए कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।